अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। जहाँ पर पाकिस्तान में मुल्क भर में सियासत का मैदान गर्मा गर्म है और गहमा गहमी हर तरफ छाई हुई है, वहीं पर दूसरी जानिब जो खेल का मैदान है वहाँ पर भी बहुत सारी हलचल है और बहुत सारी पॉजिटिव क्रिकेट की न्यूज़ जनाब आज हम आपसे शेयर करेंगे। जैसा कि हम तमाम लोगों को पता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ फाइनली बैक और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंची थी संडे को पाकिस्तान में। आज पहला टेस्ट मैच का आगाज होने जा रहा है और जनाब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। सब लोगों की जो नजरें हैं वो खेल के मैदान पर इस पर टिकी हुई है। जो बाबर आजम है, बाबर 11 है, वो भी काफी फॉर्म में दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी जानिब जो हरीफ टीम के जो कप्तान है उनका कहना है कि उनको भी अपनी टीम की स्ट्रेंथ का और सामने वाली टीम की वीकनेस का बखूबी तौर पर अंदाजा है। कल बहरहाल मौसम की वजह से, बारिश की वजह से जो प्रैक्टिस सेशन था वो मुतासिर हो गया। हम अपने मेहमान एनालिस्ट से ये भी जानेंगे कि कहीं मौसम जो है वो होने वाले मैच को आने वाले दिनों में मुतासिर तो नहीं करने वाला। बहरहाल पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज है, क्रिकेट के लिए गुड न्यूज है। पहला मैच टेस्ट सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। आगाज करेंगे, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका मैं तारुफ आपसे करवाते चलूं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एंकर इरफान जहीर हमारे उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इरफान, कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। तो इरफान, पाकिस्तान ने जनाब टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। बिल्कुल, सबसे पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए आज बड़ा खुशाइन दिन है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 24 इयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई और एक टेस्ट सीरीज जिसके लिए बड़ी लॉन्ग वेट किस्म का पाकिस्तान ने इंतजार किया, पूरी नेशन ने, पीसीबी ने, पाकिस्तानी क्रिकेट ने, तो उन सब के लिए बड़ा खुशाइन दिन है आज। डिसीजन ठीक है क्योंकि पाकिस्तान की जो पिचेस होती है मोस्ट लाइकली जो मेरे राय है कि टोटल प्योर बैटिंग ट्रैक की तरफ जाया जा रहा है और स्पिनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। जब स्पिनिंग ट्रैक होता है तो आपके ऑब्वियसली जो विकेट के अंदर क्रैक्स आते हैं, जब क्रैक्स आते हैं तो स्पिनर को बड़ी मदद देती है और फोर्थ इनिंग्स खेलना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें। उस सारी चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए पाकिस्तानी टीम ने यही फैसला किया कि पहले बैटिंग की। लेकिन इंडिया की जो विकेट है अगर उसको हम देखें तो शुरू में अर्ली ऑन फास्ट बॉलर को मदद भी देती है और इसमें जैसे रात को कल भी बारिश होती रही है तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा विकेट के अंदर मॉइस्चराइजर होता है, मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर जब भी विकेट के अंदर होता है तो बॉलर को हमेशा मदद मिलती है। तो अर्ली 1-2 घंटे हमें लगेगा कि बैट्समैनों को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर तो ऑस्ट्रेलिया उसमें कामयाब हो जाता है तो ये उनके लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ी एक चीज होगी कि जितनी वो जल्दी 2-4 बैट्समैन आउट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे 2-3 घंटे गुजरेंगे सन भी अभी अच्छी खासी धूप निकली हुई है तो सनलाइट के साथ क्या होगा कि वो मॉइस्चर निकल जाएगा और फिर वो जो नमी है वो जो एलिमेंट खत्म होगा तो बॉल सीधा रहना शुरू हो जाएगा। और जब बॉल कुछ पुराना भी हो जाता है, 10-15 ओवर्स हो जाते हैं, तो उन ओवर्स के बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली बॉल के अंदर शाइन भी खत्म हो जाती है। शाइन खत्म होने के बाद फिर वो आपकी बॉल ऐसा स्विंग सीम नहीं करती। तो ये 1 घंटा 1.5 घंटे का सेशन जो है वो पूरा पाकिस्तानी बैटिंग के लिए बड़ा क्रूशियल है और हमारे ओपनर भी दोनों न्यू है। अगर हम थोड़ी बैटिंग लाइनअप के ऊपर बात करें तो बाकी तो जो हमें लग रहा था मोस्ट लाइकली टीम जो डिटरमिन हुई थी वही नजर आई, बट उसमें एक चेंजिंग नजर आई कि जिस तरह हमें पता है कि आबद अली अपनी हार्ट इंजरी की वजह से वो टीम का पार्ट नहीं है, उनकी जगह पे इमामुल हक को रखा गया। इसका कितना नुकसान तो मेरा हो मानना सकता है कि इरफान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अभी हमारी मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे इमामुल हक को रखा गया तो इसकी जगह पे शान मसूद की बड़ी अच्छी फॉर्म थी। जिस तरह उन्होंने T20 PSL के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसके अलावा भी वो डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि शान मसूद ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकती थी इंस्टेड ऑफ इमामुल हक। तो ये एक थोड़ी सी जो हमें लगता है कि शायद गलती हुई। बाकी जो टीम है वही लग रही थी ये खिलाई जाएगी क्योंकि हसन अली नहीं थे, हसन अली की इंजरी की वजह से हमने देखा कि नसीम शाह को अपॉर्चुनिटी दी गई, भाई मशरफ भी इंजर्ड है, उनकी जगह इफ्तिखार को इंडक्ट किया गया, तो बाकी तो वही लग रहा था टीम की क्या खेलेगी। बट एक सिलेक्शन के ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि शान मसूद की फॉर्म बहुत अच्छी थी और शान मसूद को रखना चाहिए था, बट इमामुल हक को प्रेफरेंस दी गई। अब देखते हैं ये डिसीजन कैसे चलता है। अच्छा, जैसे कि हमने देखा कि कल जो है प्रैक्टिस सेशन मुतासिर हो गया बारिश की वजह से, तो ऐसा पॉसिबल है अगर मौसम की तब्दीली की प्रेडिक्शन है तो आने वाले जो दिनों में मैच मुतासिर हो सकता है किसी हद तक? क्या कहेंगे इरफान आप इस पर? इस पे भी बात हो रही है, कहा जा रहा है कि 5 दिन में से 2 दिन ऐसे हैं कि जिसमें
थर्ड या फोर्थ डे शायद प्रेडिक्शन है बारिश की, दोबारा से बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद में जो वेदर है हम सबको मालूम है कि इस्लामाबाद में अक्सर ऐसा होता है कि बारिश आती जाती रहती है, किसी टाइम बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये 2 दिन की प्रेडिक्शन है। ऑब्वियसली ये चीज भी माइंड में होती है तमाम टीम्स के, दोनों टीम्स के, अगर बारिश होती है तो किस तरह लेके चलना है। बट ऑल आर प्रोफेशनल, अब क्रिकेट काफी फास्ट हो गई है और मोस्ट लाइकली हमने देखा कि अब टेस्ट मैचेस के डिसीजन मस्ट आता है, और अगर तो कुछ आवर्स के लिए बारिश होती है तो फिर तो कोई ऐसा जरा हैम्पर नहीं करेगी। बट अगर लॉन्गर पीरियड के लिए अगर बारिश होती है तो ऑब्वियसली फिर हो सकता है कि आपका मैच के डिसीजन के ऊपर इफेक्ट करे। बट मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की और जिस तरह का आजकल वेदर चल रहा है, लंबी बारिश हो नहीं रही, ठीक, तो ज्यादा मेरा ख्याल है शायद इफेक्ट ना करे मैच के डिसीजन। अच्छा, यहाँ पर ये जानना भी बड़ा जरूरी है, या इस पर मैं आपका कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। होम ग्राउंड में टेस्ट सीरीज हो रही है, हमारी जो बाबर आजम जो प्लेइंग 11 है उसको इसका कितना बेनिफिट होगा होम ग्राउंड का, और जो हरीफ टीम है उसको क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती है ऐसे में, पिच के हवाले से भी अगर बात की जाए? जी, ये आप किसी भी टीम को उठा के देखें, उनका अगर स्टैट्स देखते हैं तो हर टीम अपने कंट्री के अंदर अच्छा परफॉर्म करती है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 2009 के इंसिडेंट के बाद अपनी तमाम होम सीरीज जो थी वो यूएई में खेलता रहा। समहाउ हमारी जो पिचेस हैं वो यूएई से काफी सिमिलर है, पर हमने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दी और हमें एक दफा 2015 के करीब एक दफा दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 रैंक साइड भी बने टेस्ट के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि अब ये, लेकिन यूएई के अंदर भी आपका खेलना इतना इफेक्टिव नहीं था जितना अपने कंट्री के अंदर खेलना। इसको दोनों तरीकों से देखना चाहिए। एक तो टीम की विक्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा अपने क्राउड के आगे जब लड़के खेलते हैं तो अपने हीरोज को जब स्पेक्टेटर देखते हैं, व्यूअर्स आके देखते हैं, यंगस्टर देखते हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज है। फिर प्लेयर्स से भी मेरी अक्सर बात होती रहती है, उनका मानना है कि इससे बड़ी हमें कोई प्लेयर नहीं देती चीज या खुशी की चीज नहीं होती। वो भी खासे जो है फॉर्म में दिखाई दे रही है। अगर ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस की बात की जाए तो कहां से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वहीं पर काबू करना पड़ेगा? देखिए, उनका पेस अटैक तो दुनिया का, मैं जिससे बात कर रहा था, नंबर 1 पेस अटैक है। हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगी हमारा स्पिन डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि ये पिचेस जो एशियन कंडीशन होती है तो स्पिन बॉल बहुत अच्छा करता है, और ये हम बनाई इसी तरह जाती है जिस तरह मैंने कहा शुरू में कि क्रैक्स आ जाते हैं कुछ 1-2 दिन के बाद, और फिर उसको जो स्पिनर है वो एक्सप्लॉइट करती है क्रैक्स को, बॉल ज्यादा स्पिन और ग्रिप करती है। उससे क्या होता है कि ये जो जितने भी फॉरेन कंट्रीज है, यूरोपियन साइड है, ऑस्ट्रेलियन साइड है, इनको प्रॉब्लम होती है स्पिन को खेलने में। तो हमारा जो की चीज इसमें होगा, पॉइंट होगा, वो यही होगा कि हम स्पिन के ऊपर उनको ट्रैप करेंगे। साजिद खान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आजकल, ने अच्छा रिसेंटली परफॉर्म किया हुआ है। फिर इफ्तिखार को एज ए ऑलराउंडर यूज किया गया फहीम अशरफ की जगह, उनको भी इसीलिए इंडक्ट किया गया है कि वो स्पिनर है, साथ ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं। ठीक, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो विकेट अभी दिखने में भी लग रही है बिल्कुल ड्राई विकेट है, तो यही लगेगा कि स्पिन इसके ऊपर ट्रैप करेंगे। हमने इंडिया की सीरीज की उठा के बात कर, यूएई की बात की, पाकिस्तान की बात की, तो हमेशा ही होता है कि स्पिनिंग ट्रैक बनाए जाते हैं और तमाम फॉरेन टीम्स को हम स्पिन ट्रैक के ऊपर ट्रैप करते हैं। तो यही सबसे बड़ा की पॉइंट है, और इसी के ऊपर मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मैनेजमेंट और पीसीबी काम कर रहा है कि स्पिन ट्रैक बनाया जाए, ऑस्ट्रेलिया को इस पे फंसाया जाए। ठीक, इरफान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया नियो पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर। आज के होने वाला जो टेस्ट सीरीज का जो पहला दिन है पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उस पर आप अपनी राय से हमें आगाह करते हैं। और इसके साथ साथ आई मस्ट से हमारी सारी जो क्रिकेट शायकीन है, जो क्रिकेट लवर्स हैं, मैं उनको जरूर कहना चाहूंगी कि वो भी जो है वो क्रिकेट के मैदान का या स्टेडियम का जरूर रुख करें, अपनी टीम को सपोर्ट करें, जो कि हमने PSL के फाइनल में देखा था कि कितना क्राउड, कितना जोरों शोर और कितना सपोर्ट रहा। तो ये ही सपोर्ट हमें अभी भी अपनी टीम को, यही प्यार, यही कॉन्फिडेंस हमें मजीद देने की जरूरत है। इसके साथ ही जनाब बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में सेगमेंट्स को मजीद बढ़ाएंगे। आगे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से कहते हैं खुशामदीद, जहां पर सियासत के मैदान में इस वक्त गहमा गहमी देखी जा रही है, हलचल देखी जा रही है। जहां पर ऑपोजिशन जमातें भरपूर मुतहरिक दिखाई दे रही, तो वहां पर हुकूमत भी खामोश नहीं बैठी हुई है। मेल मिलाप का जो सिलसिला है वो इस वक्त अरूज पर पहुंचा हुआ है। देखना यह है कि जो सियासी मंजरनामा है क्या वो आने वाले दिनों में तब्दील होने वाला है। मौलाना साहब ने भी जो 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि कौम को बड़ी खुशखबरी
सुनाने वाले हैं उसमें सिर्फ 24 घंटे गुजर चुके हैं, आज का दिन बाकी है। देखना सिर्फ ये है कि आज के दिन में मौलाना साहब की जानिब से जो इंडिकेट किया गया था कि कुछ बड़ा मार्का होने वाला है, कौम इंतजार करे, वेट करे 48 घंटों का, तो आज क्या कोई बड़ी हैपनिंग होने वाली है पाकिस्तान के सियासी मंजर में। इसके साथ साथ जनाब हम आपको यह भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून के जराए कहते हैं कि तहरीके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के अरकान ने दस्तखत भी कर दिए हैं। नवाज शरीफ ऑपोजिशन को तहरीके अदम एतमाद पेश करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे रहा है। तहरीके अदम एतमाद के मुसवदे की तैयारी को हतमी शक्ल देने की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद हकान अब्बासी को सौंपी गई थी। यह भी हमने आपको बताया कि दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने कल 48 घंटों को निहायत ही अहम करार दिया है। ये अब हम आपको कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन की जमातों की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी अपडेट करें। कौमी असेंबली की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है जिसके पास 156 सीटें हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 7, काफ लीग के 5, जेडीए के 3, अवामी मुस्लिम लीग का 1, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5 और जमहूरी वतन पार्टी के 1 रुकन समेत 2 आजाद उम्मीदवार असलम भुतानी और मीर अली नवाज शाह की भी हुक्मरान जमात को हिमायत हासिल है। इस तरह कौमी असेंबली में हुकूमत और उसके इत्तेहादी एमएनएस की जो मजमूई तादाद है वो 179 है। ईवान में मुस्लिम लीग नून के 84, पीपल्स पार्टी के 56, एमएमए जेयूआई के 15 अरकान है, जबकि बीएनपी अख्तर मैंगल के 4, एएनपी का 1 और 2 आजाद अरकान भी ऑपोजिशन के साथ हैं। इस तरह ऑपोजिशन के मजमूई अरकान कौमी असेंबली की तादाद 162 है। इस वक्त कौमी असेंबली के 342 अरकान के ऐवान में हंगूसे पीटीआई के रुकन के इंतकाल की वजह से 1 सीट खाली हो चुकी है 341 के, जबकि दूसरी जानिब ऑपोजिशन को तहरीके अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के कम अज कम 10 अरकान की हिमायत दरकार होगी, जिसके लिए ऑपोजिशन की क़यादत चौधरी बरादरान और जहांगीर तरीन ग्रुप और बाज नाराज हुकूमती अरकान की हिमायत के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। जनाब हम अब इस पर तज्जिया लेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर इस वक्त मौजूद है प्रोग्राम में उनको मैं खुशामदीद कहना चाहूंगी। जेयूआई फे से इनका ताल्लुक है। हाफिज हमदुल्ला साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि मौलाना साहब ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि कौम को बड़ी खुशखबरी इसमें सुनने को मिलेगी। वो बड़ी खबर कौन सी है जो मौलाना साहब ने देनी थी, जरा इस बारे में बताइएगा और साथ ये भी बताएंगे कब तहरीके अदम एतमाद पेश करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये आपको मालूम है कि मौजूदा हुकूमत हमारे मुताबिक और पूरी अपोजिशन जमातों के मुताबिक, ख्वाह वो पीडीएम का हिस्सा हो वो जमातें या ना हो, सबका इस बात पर इत्तिफाक है कि मौजूदा हुकूमत मुंतखब नहीं है, ये मुसल्लत हुकूमत है और साथ साथ ये नाअहल भी साबित हुआ और नालायक भी साबित हुआ। मुल्क की खारिजा पॉलिसी में नाकाम, माशी पॉलिसी में नाकाम, लोगों को रोजगार देने में नाकाम, इंसाफ देने में नाकाम, मीडिया की आज़ादी और उनकी जबानबंदी में मशहूर और मारूफ अमरीत और डिक्टेटरशिप की अलामत। लिहाजा ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए पीडीएम रोज अव्वल से और अपोजिशन जमातें सड़कों पर, रोडों पर इनके खिलाफ और एक ही मुतालबा था कि मुल्क में जल्द अज जल्द साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो। ठीक। तो इस सिलसिले में देर है दुरुस्त है तमाम अपोजिशन पार्टियां एक पेज पर हो के तारीख आदम एतमाद मूव करने के लिए यकसू हो गई जी। अभी मौलाना साहब ने जो रिसेंटली सहाफियों से अनऑफिशियली बात करते हुए उन्होंने कहा, और रात को आपने देखा होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जब असफ अली जरदारी साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई और फिर उस मीटिंग की दौरानिये में नवाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक राबिता था और शहबाज शरीफ साहब से भी टेलीफोनिक राबिता था। तो ये बात तय है कि मौलाना साहब ने कहा कि 48 घंटे में खुशखबरी, वो खुशखबरी ये है कि हम सबसे पहले तारीख आदम एतमाद को नहीं, तारीख आदम एतमाद से पहले असेंबली रिक्वेजिशन के जरिए कॉल करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि हुकूमत असेंबली इजलास बनाने में ताशीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं और बहाना ये कर रहे हैं कि ओआईसी का इजलास होगा, हम रिनोवेशन कर रहे हैं, ये वो।
तो इसलिए हम पहले रिक्वेजिशन के जरिए असेंबली कॉल करेंगे और उसके बाद अगला कदम हमारा तारीख आदम इत्तेमाद का होगा। अच्छा हाफिज हमदुल्ला साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि शाहिद हकाना अब्बासी साहब और राना सनाउल्लाह के जो मुताबिक ऐसा लग रहा है, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा है या नहीं कि अदम तहरीके जो अदम एतमाद है, क्या उसमें किसी किस्म का कोई डिले होने जा रहा है? उनके जेस्चर से ऐसा लगा? नहीं, मैं इस सिलसिले में अगर अपोजिशन जमातों की बात आप करेगी जी, तो अपोजिशन जमातों के दरमियान तारीख आदम इत्तेमाद पेश करने में कोई डिले, कोई लेतोलाल, कोई ताखीरी हरबों कारबों का कोई वो नहीं है। वो सब इस बात पर मुत्तफिक है। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँ कि तारीख आदम इत्तेमाद का जो मुसवदा है, जो वर्डिंग है, वो भी तैयार है, रिक्वेजिशन के हवाले से वो भी तैयार है। अब सिर्फ असेंबली इजलास को रिक्वेजिशन के जरिए कॉल करेंगे, क्योंकि हुकूमत तो खुद बुलाते नहीं है, जब बुलाते हैं तो फौरन उसको मौखर करते हैं, फिर ऑर्डिनेंस के जरिए वो कवानीन नाफिज करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारा पहला कदम होगा कि असेंबली का इजलास रिक्वेजिशन के जरिए होगा, उसके बाद फिर तारीख आदम इत्तेमाद की नौबत आएगी और इस सिलसिले में तमाम अपोजिशन पार्टी एक पेज पर है। अच्छा ठीक है, मुझे ये भी आपसे जानना है कि आपको कितने अराकीन की हिमायत हासिल है? देखिए, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि हमें कितनी अराकीन की हिमायत हासिल है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि हमारे नंबर पूरे हैं। अच्छा, नंबर आपके पूरे हैं, इस बात की आपको यकीन दहानी है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब मैं काफ लीग का भी जिक्र करना चाहूंगी। काफ लीग के साथ काफी मेल जोल और राब्ते रहे। वजीर आजम इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई और अब असद उमर साहब को जो है वो कोऑर्डिनेटर भी जो है वो तयन कर दिया गया है। काफ लीग अगर अदम एतमाद साथ देने पर आमादा नहीं होती है तो फिर भी आप ये पेश करेंगे, तब भी आपके नंबर्स पूरे होंगे? ये मुझे आपसे जानना है। देखिए बीबी, बात यह है, हमने अपोजिशन जमातों ने, शहबाज शरीफ हो या मौलाना फजल रहमान साहब हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली इत्तेहादी जमातों के पास जाने की कि मसला पाकिस्तान का है और मसला 22 करोड़ आवाम का है। लिहाजा पाकिस्तान में 3.5 साल से एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जी, जो मुल्क भी सफर कर रहा है और कौम भी सफर कर रही है। लिहाजा आप इन दो में से एक का इंतखाब करें। अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है, मुस्तहकम करना है मुस्तकबिल में, तो लिहाजा इमरान खान से छुटकारा हासिल करना जरूरी है। अगर नहीं तो फिर मुस्तकबिल में आपने भी सियासत करनी है, लोगों के पास जाना है, आपने लोगों को जवाब देना है। तो इस सिलसिले में हमने अपनी दावत दी, बात की। अब आगे काफ लीग हमारे साथ देते हैं या नहीं देते, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, वो ना दे भी हमारे नंबर पूरे हैं। ठीक है। अच्छा, अदम एतमाद की तहरीक स्पीकर के खिलाफ पेश की जाएगी, वजीर आजम के खिलाफ? देखिए, तारीख आदम इत्तेमाद पेश की जाएगी, किसके खिलाफ पेश की जाएगी? हमारा एहतियार जो तारीख आदम इत्तेमाद का एहतियार है, सबसे पहले निशाना इमरान खान होगा, लेकिन ये देखेंगे कि हम किसके खिलाफ पेश करें। अच्छा ठीक है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी हर सूरत में इत्तेहादियों को अपने साथ रखना चाह रहे हैं, मेल मुलाकातें भी हो रही हैं, मोने सिलाही से भी उनकी मुलाकात हुई है। अगर फर्ज किया जाए कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम होती है, तो आपको लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो एक और मजबूत, बेहतर और स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म बनकर फिर सामने आएंगे और अपनी सियासत में कामयाब होंगे? देखिए, इमरान खान की हुकूमत आपको पता है वो खड़ी है बैसाखियों पर, उनमें से उनकी अलाय और इत्तेहादी और आज़ाद अराकीन। अब इमरान खान की हुकूमत इत्तेहादियों पर भी बोझ बन चुका है और आज़ाद अराकीन और इलेक्टेबल पर भी बोझ बन चुका है। ठीक। और इसी तरह उनकी पीटीआई की बहुत से ऐसे अराकीन पार्लियामेंट है कि उनके लिए भी ये हुकूमत बोझ बन चुकी है, वो जान छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। लिहाजा ये अहम मरहला है इम्तिहान का और आजमाइश का। आज फैसला करना होगा पार्लियामेंटेरियन को कि हमने आवाम के साथ देना है, मुल्क के साथ देना है, या वो हुकूमत, वो इमरान खान जो आवाम और मुल्क के लिए एक अजाब बन चुकी है, उनके साथ देना है। और ये सामने रखते हुए कि हमने मुस्तकबिल में फिर सियासत करनी है, ये फैसला उन्होंने करना होगा कि हम आवाम
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि ब्रेक से पहले JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और गुफ्तगू हम लोग कर रहे थे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है JUI फे इस वक्त। लेकिन अहम बात करेंगे मार्च के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या होने वाला है और तैयारी कितनी है इस वक्त। अपोजिशन जमातों की हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। उनसे जानते हैं जो कल भी एक अहम मुलाकात हुई, जरदारी साहब की मुलाकात हुई और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बीच जो मुलाकात हुई। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इस मुलाकात के हवाले से जानना चाह रहे किन मामलात पर मुशावरत की गई और जो 7 मार्च गामजन है शहर इक्तदार की जानिब, उस हवाले से भी हमें बताइएगा कि तैयारी किन मराहिल में पहुंची है। बहुत शुक्रिया जी। कल होने वाली मुलाकात की कंटेंट का मुझे डिटेल का तो पता नहीं है क्योंकि मैं वहां था नहीं, लेकिन एक बात तय है कि 2 सियासी जमातों के सरबराहान की मीटिंग होती है और इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, जो हम हुकूमत के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लॉन्च करने का ऐलान किए बैठे हैं, उसके हतमी मराहिल हैं और यकीनन उसी पर बात हुई होगी, उसकी ग्रिटी उसके अंदर सारी डिटेल तय हुई होंगी जो भी बातें हैं। लेकिन मैं उस मीटिंग का हिस्सा था नहीं, मुझे उसकी डिटेल का नहीं पता। ठीक ठीक। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपसे पूछना मैं चाहूंगी कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब और राना सनाउल्लाह के अकॉर्डिंगली तहरीके अदम एतमाद में डिले हो सकता है, आपसे कंफर्मेशन चाहूंगी। मेरे पास अभी कोई अभी खबर है नहीं। अच्छा। डिले हो सकता है कि नहीं, मैंने कहा मैं उस मीटिंग का हिस्सा था नहीं, ठीक है, लिहाजा उसके ऊपर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। ठीक है। अच्छा बताइएगा, बिलावल साहब कब तक पहुंचेंगे, इस्लामाबाद कब तक पहुंचेंगे और क्या डी चौक पर ही इकट्ठे होंगे सब? बिलावल साहब इंशाअल्लाह 7 तारीख को रात पहुंचेंगे और 8 तारीख को वो इस्लामाबाद में होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो उन्होंने ऐलान किया हुआ है चौक में हम अपना जलसा करेंगे वहीं पर। ठीक है। कायरा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वजीर आजम इमरान खान साहब को 5 दिन का वो डेडलाइन कहा, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, डेडलाइन दी है कि 5 दिन में वजीर आजम मुस्ताफी हो जाएं। अगर वो मुस्ताफी नहीं होते हैं तो भी क्या कोई स्ट्रैटेजी या कोई लाहा अमल है? देखिए, सियासी जमातों के पास सियासी लाएमल होते। पहली बात तो यह है कि जब हम लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे थे या ऐलान किया और तैयारियां कर रहे थे तो एक सवाल हमारी तरफ हुकूमत की तरफ से भी आता था और बहुत सारे मीडिया के साथियों की तरफ से भी आता था कि लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं जाती, क्या होगा, क्या कर लेंगे हुकूमत को लॉन्ग मार्च करने से पहले भी लॉन्ग मार्च हुए। ठीक। और हम कहते थे कि लॉन्ग मार्च जब भी पीपल्स पार्टी करती है वो हमेशा पाकिस्तान के जमहूरियत के लिए और अवाम के लिए फ्रूटफुल होते हैं। और हमारे लॉन्ग मार्च का समर ये था कि अभी एक दिन नहीं हुआ था मार्च को कि पाकिस्तान की हुकूमत जो कह रही थी कि हमारे पास मसाइल नहीं है, आलमी हालात नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है, हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते, उनको कीमतें बढ़ाने की समरी कही थी, तेल की भी, बिजली की भी, और दोनों समरीज एक तरफ रख कर कीमतें कम करनी पड़ी, लोगों को रिलीफ देने के ऐलानात करने पड़े, नौजवानों को स्टाइपेंड देने के ऐलानात करने पड़े। अब वो इस पर कितना अमल कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कब इससे यूटर लेते हैं, लेकिन अवाम के उस एहतजाज का, अवाम के उस दबाव का, हमारे उस मार्च का पहला समर तो लोगों तक पहुंच गया। ठीक ठीक। जो आगे बढ़ रहा है, जी जी, हुक्मरानों के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और इधर आदम एतमाद की तहरीक जारी है। और ये याद रखिए, सड़कों पे होने वाला एहतजाज या सड़कों पे जो हिद्दत होती है लोगों के एहतजाज की, जो गर्मी होती है, वो ऐवानों में और ऐवानों के मेंबरों के ऊपर जरूर रिफ्लेक्ट होती है। इसके असरात और समरात भी आप देखेंगे जो ही वो वहां तक पहुंचते हैं। आप इससे पहले बहुत कुछ देखेंगे और इंशाल्लाह तो है पहुंच के बिलावल साहब ने जो ऐलान कर रखा है, एक बात कि हम क्या करते, एक सियासी जमात के तौर पे हम जमहूरी और आईनी रंग में ही अपनी तहरीक का जो है ना वो अंजाम करेंगे, उसी तरफ उसको लेके जाएंगे, उसके बाहर नहीं। अच्छा। ना वज़ीर आज़म हाउस पे हमला करेंगे, ना पार्लियामान पे हमला करेंगे, ना कोई ऐसी हरकत जो आईन और कानून को मुनाफी हो वो करेंगे, ना सियासी और इखलाकी आजाद के मुनाफी कोई बात।
अच्छा, कायरा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो बहुत ही फॉर्म में दिखाई दे रही है और वो कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी का जो मार्च है वो बिल्कुल फेल हो चुका है और हुकूमत गिरने नहीं जा रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत और वुज़रा थोड़े से बौखलाए हुए और प्रेशर में भी दिखाई दे रहे हैं, चूंकि ये जो मेल मुलाकातें अचानक से काफ लीग के साथ मुलाकात, फिर मोनस इलाही के साथ वज़ीर आज़म खान साहब की 1-on-1 मुलाकात, तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जो हुकूमत है वो अंडर प्रेशर है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जो मार्च है वो फेल हो गया। लेकिन वज़रा की उड़ी हुई रंगतें और उनके चेहरों की परेशानी का जिक्र तो आपने खुद कर लिया, और हमारे मार्च के ऊपर शाह महमूद साहब के तबसरे में कितनी जान है, कितनी उसमें सदाकत है या उनकी बौखलाहट है, इसका मैं कोई तबसरा नहीं करता। सारा मीडिया और सारी कौम उस मार्च को देख रही है, वो कितना कामयाब है, वो कितना फेल है, उसमें कितने लोग हैं, कितना जोशो खरोश है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, मीडिया उसको दिखा रहा है। अगर शाह महमूद साहब की बात को हमारा क्राउड उसके साथ चलता है कि वहाँ क्राउड नहीं है, लोग नहीं है, जोशो खरोश नहीं है, शाह महमूद साहब ठीक कह रहे होंगे। और अगर वहाँ लोगों का जमे गफीर है और पहले से बहुत ज्यादा तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं, तो फिर शाह साहब की बात को आप कोई नाम दे दीजिए, मैं कहूंगा तो मैं फिर बुरी बात होगी। ठीक है सर, मैं ये भी आपसे अब जानना चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी चाहती थी, अभी भी आप इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं? इस सिलसिले में बताइएगा। जी बिल्कुल हम कायम हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हुए थे, उन इंतखाबात में सारी अपोजिशन बातों को एतराज था, बल्कि हुकूमत के इत्तेहादियों को भी एतराज था कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। अब अगर आपने इंतखाब कराने हैं, जो कि हमारा मुतालिबा है कि यह हुकूमत मुस्ताफी हो, तो अगले इंतखाब होने हैं जी, उससे कब वो इंतखाबी कवानीन और ज़वाब्ता कार दुरुस्त होने की जरूरत है। और उस पर जो हुकूमत वक्त ने, यानी इमरान खान गवर्नमेंट में जो उसमें तरामीम की है, यूनिलैटरली अपने तौर पर ज्यादती करते हुए, कानून के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को इग्नोर करते हुए, उन तरामीम को खत्म करके जो है कानून, ये वक्त की जरूरत है, ये हम पहले भी कहते हैं। अच्छा कायरा साहब, अब ऐसी भी खबरें हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 10 हुकूमती अरकान को टिकट्स देने की भी यकीन दहानी कराई गई है या सिर्फ खबरें ही हैं ये अभी तक? देखिए, मैंने भी खबर ही सुनी है, ये मुस्लिम लीग की तरफ से खबर चलती है। मुस्लिम लीग ने कुछ लोगों को, ये जराए की खबरें हैं, इसके ऊपर ना तो मैं तस्दीक कर सकता हूँ, ना तरदीद कर सकता हूँ, ना मेरी जमात से मुताल्लिक है जी। लेकिन ऐसा बहरहाल एक बात है कि हुक्मरान जमात के बहुत सारे लोग हमारे साथ, मुस्लिम लीग के साथ राब्ते में है। अच्छा कायरा साहब, आप बाखबर रहनुमा है, सारी खबरों की खबर आप तक बहुत पहले होती है। अगर आप उसका इजहार अभी ना मीडिया पे करना चाहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि तहरीके अदम एतमाद आखिर बिल आखिर कब पेश की जा रही है, थोड़ा सा अगर आप हमें बता दें। देखिए, ये वो ऐलान है जो हमारी क़यादत बाकी सब लीडर्स के साथ मिलकर करे, और ये अब दिनों में होनी है, हफ्तों में तो है नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त निकाला नियो पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए, और देखते हैं कि आने वाले दिन जो है वो क्या तब्दीली लेकर आते हैं और जो सियासी मंजरनामा है वो किस हद तक तब्दील होता है। ब्रेक लेंगे जनाब, हेडलाइंस ब्रेक की जानिब बढ़े, जिसके बाद प्रोग्राम में आपको 11 बजे के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नियो पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में, इस सेगमेंट में हम यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग का सिलसिला और जो तनाज़ात का मामला था उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि जो लेटेस्ट न्यूज़ है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी फॉलो की होगी कि रूस और यूक्रेन ने इस वक्त इंसानी इमदाद के लिए आर्जी जंग बंदी पर आमादगी का इजहार कर लिया है और मुत्तफिक हो चुके हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद इस पूरे मामले को रिव्यू किया जाएगा, दोबारा से मुज़ाकरात भी होंगे। अब इस पूरे मामले में अगर हम पाकिस्तान की बात
करें या वजीर आजम इमरान खान साहब की बात करें तो हम तमाम लोग जानते हैं कि जिस दिन इस जंग का आगाज हुआ वजीर आजम इमरान खान साहब उस दिन रूसी दौरे पर थे और व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात थी और शुरू से ही ये जो मुलाकात या जो ये दौरा था वो तनाज़ात का शिकार हुआ। बहरहाल अभी भी तनाज़े का शिकार है, इसी पर बात करेंगे, पाकिस्तान के किरदार की बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत इस वक्त हमारे साथ न्यू पाकिस्तान का हिस्सा बनी हुई है, मेहमान है, बड़ी दूर से मेहमान आए, इनको तो पाकिस्तान में हम वेलकम कहते हैं। और जनाब इनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूं। जनाब ये एडवाइजर है टू एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर मुस्लिम्स। वेलकम टू पाकिस्तान सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगर हम अपने आज के मौजू की बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो रूसी दौरा था, व्लादिमीर पुतिन से जो उनकी मुलाकात थी, वो पहले दिन से ही कंट्रोवर्शियल हो गई या तनाज़ात का शिकार हो गई, क्या आप इस पर कहते हैं? मेरे ख्याल में इट वाज वेरी सेंसिटिव टाइम। इस सेंसिटिव टाइम पे जबकि दुनिया वेस्ट जो था इस जंग को थर्ड वर्ल्ड वॉर के साथ तशबीह दे रहा था, तो मेरे ख्याल में खान साहब ने जल्दी की, टाइमिंग वाज वेरी क्रिटिकल जी। तो इसका इम्पैक्ट होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वेस्ट को आपने एक सिग्नल दिया है कि वी आर, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने कई दफ़ा कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ग्रुपिंग इन द वर्ल्ड, लेकिन देखें ग्रुपिंग तो होती है जब आप जाते हैं, जब दुनिया एक तरफ जल रही हो और आप दूसरी साइड पे जाके अपनी बातें कर रहे हो, तो इट वाज अ वेरी क्रिटिकल। मेरे ख्याल में खान साहब को अगर जाना था तो कुछ अपनी टाइमिंग चेंज करते, लेकिन अल्टीमेटली यू विल सी द कॉन्सिक्वेंसेज इसके बाद आएंगे। वैसे इसको रिएक्ट करेगा, हाउ दे आर लुकिंग एट इट, वो दे आर इंटरेस्टेड इन चाइना और रशिया का जो नया एक महाज बन रहा है, एक अलायंस बन रहा है, उसको वेस्ट किस तरह काउंटर करेगा। उसमें अल्टीमेटली पाकिस्तान भी एक ग्रुपिंग का हिस्सा वो देख रहे हैं, और इसको मैनेज हाउ दे विल मैनेज, मेरा ख्याल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्लैरिफाई करें। साहब दो की अब तो जंग बंदी पर दोनों ममालिक मुत्तफिक हो चुके हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में कुछ भी सिचुएशन तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है या हो सकती है। पाकिस्तान के अगर खासकर किरदार की बात की जाए और उस पर आप क्या राय रखते हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी फॉरेन पॉलिसी की एडवोकेसी, अपनी कैंपेन, अपनी स्पेशली मैं जो हमेशा समझता हूं कि पाकिस्तान को सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो इंडियन कैंपेन है, और स्पेशली इंडियन मीडिया जो मौके की तलाश में हमेशा वाशिंगटन डीसी स्पेशली इस वक्त दे आर वेरी स्ट्रांग इन वाशिंगटन डीसी, राइट बिहाइंड द ज्यूइश लॉबी। तो पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तानी डायस्पोरा को एंगेज करें और देखें कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को, इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो अपने लॉन्ग मार्च को छोड़कर वो दौरे करें। आपको लगता है कि तरजीहात तब्दील करने की जरूरत है? इतना बड़ा मुद्दा एक चल रहा है और उसमें हमारी जो सियासी मुफाहमत या जो सियासी मकासद है इस वक्त इसमें उलझनों का शिकार है, तो ये तब्दील होना चाहिए। हमेशा मैं समझता हूं कि हमारे यही तरजीहात आप कंपेयर करें कि इस वक्त अगर आप डॉक्टर जयशंकर से कंपेयर करते हैं, उनका टोटल फोकस सिर्फ फॉरेन पॉलिसी, हमारा खान साहब भी इस चीज की वजह से बड़े कायल हैं, लेकिन इस बार क्या हो गया? नहीं, देखें इसमें तवज्जो की जरूरत है, एडवोकेसी की जरूरत है, आपकी तरजीहात को बेहतर होना चाहिए। मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लेन करें, और दुनिया इस वक्त देखना चाहती है कि व्हाट यू वांट टू बिकम, हाउ यू फोरसी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अभी तक जिस तरीके से मेरे ख्याल में खान साहब को, पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी फॉरेन पॉलिसी स्पेशली अमेरिका और वेस्ट के साथ बैलेंस करने की कोशिश करें। जो मेरी नजर में अभी तक नजर आ रहा है कि यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुपिंग, यू आर अलाइनिंग योरसेल्फ विद चाइना एंड रशिया, लेकिन मैं समझता हूं कि यू स्टिल नीड टू। अच्छा, जिस दिन हम अगर बात करते हैं कि कंट्रोवर्शियल हो गया मामला, या तनाज़े का शिकार हो गया, वज़ीर आज़म खान साहब का जो दौरा रूस था और जो मुलाकात थी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी या पाकिस्तान को क्या स्टांस लेना चाहिए था उस वक्त फौरी तौर पर? क्योंकि आगाज तो उसी दिन हुआ। देखिए, सबसे पहला जो थ्रेट आ रही है इस वक्त यूक्रेन की, सबसे बड़ी थ्रेट ये आएगी कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, और दूसरा उसकी सबसे बड़ी बात ये होगी कि सैंक्शंस लग गई रशिया पे। खान साहब का मेन ऑब्जेक्टिव था वहां पाइपलाइन की बात करने का, तो जब रशिया सैंक्शंस को फेस करेगा तो पाइपलाइन कैसे बनाएगा वो? तो ये चीजें सोचनी पूरा खित्ता मुतासिर होगा इससे, पूरा खित्ता तो ये हमारी जो पाकिस्तानी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको चाहिए था इन चीजों को फोरसी करते, प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाती, और इस दौरे को अगर डिले हो सकता था तो किया जाता। ठीक, अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस
जंग से पहले जो नेट ममालिक हैं या जो अमेरिका है, उन्होंने यूक्रेन का साथ देने का कि अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वी आर विद यू, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम स्टैंड लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पर आप जो है वो क्या समझते हैं कि क्या वजह है? इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी जी। अमेरिका इस वक्त वाशिंगटन डीसी को अगर देखा जाए तो करंट एडमिनिस्ट्रेशन को हम समझते हैं कि दिस इज अ थर्ड टर्म ऑफ बराक ओबामा, क्योंकि हमारे जो इस वक्त प्रेसिडेंट साहब हैं, ही हैज सर्व्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट टू द प्रेसिडेंट ओबामा। अब आप देखें कि इट्स प्रेडिक्टेबल, बराक ओबामा की फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। बराक ओबामा वीक थे सीरिया में, बराक ओबामा वीक थे साउथ चाइना सी में, और उनकी फॉरेन पॉलिसी वाज नॉट पार्ट ऑफ हिज प्रायोरिटी। और आज दुनिया में बैलेंस खराब होने की सबसे बड़ी वजह ये है, अमेरिका इस वक्त डिमोरलाइज है ड्यू टू अफगानिस्तान, और यूक्रेन इज द सेकंड टू दैट। इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन, उनका फोकस फॉरेन पॉलिसी नहीं है, उनके इंटरनल इश्यूज हैं। अमेरिका इज गोइंग थ्रू देयर ओन पॉलिटिकल क्राइसिस। तो ये सारा कुछ जो दुनिया का बैलेंस खराब है, जिस तरीके से रशिया और चाइना अब अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को अब्यूज कर रहा है, सो दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द एंटायर इशू ऑफ द एंटायर वैक्यूम ऑफ लीडरशिप। अमेरिका सो फार, जो कि वो समझते हैं कि वी आर द सोल सुपर पावर ऑन द प्लैनेट, दे आर वेरी क्लोज टू लूज द टाइटल। सो इसमें अगली लीडरशिप आएगी, आ रही है मिड टर्म में 2024 में, एंड दे विल डिसाइड to bring the title of the sole superpower on the planet. ठीक है। अच्छा साजिद साहब, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास हुआ, उसमें रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ जो आपको पता है कि जो करारदाद पेश की गई, पाकिस्तान ने उसमें भी अपनी खामोशी का इजहार किया। अब क्या पाकिस्तान का वर्डिक्ट होना चाहिए था, या आप समझते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात जो है वो इस हवाले से आने वाले मुस्तकबिल में जो है वो कुछ मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। बल्कि देखें उसमें मैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है? दो चीजों की तरफ मैं निशानदेही करना चाहूंगा आपको। हमारे अमेरिकन एम्बेसडर साहब अब आए हैं पाकिस्तान में, काफी अरसे से वहां पे हमारे अमेरिकन एम्बेसडर इस्लामाबाद में नहीं थे। आपके एम्बेसडर साहब जो वहां पे गए रिसेंटली, उनके डॉक्यूमेंटेशन को इश्यूज थे। दीज आर द टू सिग्नल्स। बाइडन साहब की कॉल नहीं आ रही, वीकर रिलेशनशिप। इंडियन जो है वो दे पिकिंग इंडिया एज द पार्टनर इन दिस रीजन। हमें ये चाहिए था कि बार बार आफ्टर व्हेन दे लेफ्ट अफगानिस्तान, वी हैव टू, इन्हें चाहिए था दौरे करते वेस्ट के, यूरोप के, और उनको बताते खासकर कि वेयर वी आर हेडिंग, व्हाट इज आवर फॉरेन पॉलिसी। कंफ्यूजन का शिकार ना करते। मैं समझता हूं कि खान साहब जब इन्होंने उनकी डेमोक्रेटिक समिट में नहीं गए, दैट वाज अ रॉन्ग सिग्नल। एंड देन गोइंग टू चाइना, एंड देन राइट आफ्टर चाइना गोइंग टू रशिया, यू आर अलाइनिंग योरसेल्फ विद द चाइना, रशिया एंड द वेस्ट, एंड वेस्ट इज वाचिंग। अच्छा, क्या इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में पाक अमेरिका ताल्लुकात की अगर बात की जाए तो? जो एक आलमी एक जो तासुर गया इस दौरे का, इस मुलाकात का, उस हवाले से पाकिस्तान इसको अब रिवर्स कर सकता है, बेहतर कर सकता है? कोई स्टेटमेंट तो आ सकती है ना सर? ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी जो होती है उसमें हमेशा दरवाजे खुले होते हैं। यू कैन रिवाइज थिंग्स, यू कैन ब्यूटिफाई थिंग्स। मेरे ख्याल में इस वक्त जो वेस्ट का माइंडसेट है टू यूज सैंक्शंस एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस जो यूज करेंगे वो अगेंस्ट, जिस तरह दे रशिया के खिलाफ कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा टूल है उनके पास। फेडफ का इजलास अभी भी जारी है। पाकिस्तान कैन सफर थिंग्स, क्योंकि आप अभी तक ग्रे लिस्ट में है उनमें। तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि इन चीज़ों को एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और जिस तरीके से आपस में दौरे शुरू करें, डायलॉग शुरू करें। और ये जरूरी नहीं होता कि प्रेसिडेंट साहब की कॉल आए तो तभी रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। वजीर खारजा साहब भी कुछ स्टेटमेंट कर सकते हैं जारी, शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ उस पे जो है बयान कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में चाहिए कि इस वक्त वेस्ट को बावर कराएं कि वी आर विद यू, वी आर यूनाइटेड, और बैलेंस करें इसको। रशिया, मैं ये नहीं कहता कि रशिया के साथ रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए, यू आर इन द सेम रीजन विद चाइना और रशिया, लेकिन बैलेंस करें। आपके 74 ईयर्स के रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, उनको यकलत खत्म करना या स्टॉल कर देना मेरे ख्याल में वोंट बी वाइज। लेकिन यू हैव टू स्टेप अप टू क्लैरिफाई योर फॉरेन पॉलिसी। हमेशा पाकिस्तान के साथ ये इशू है कि हम जब भी अपने अंडे डालते हैं तो एक बास्केट में डाल देते हैं। दैट इज नॉट राइट। मेरे ख्याल में हमारे रीजन में कई ऐसी और पावर्स हैं जो रिलेशनशिप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। राइफल तैयारे भी ले लेते हैं, S-400 भी ले लेते हैं, और लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। ठीक है सर, अभी तो दोनों ममालिक जो है वो जंग बंदी पर मुत्तफिक हो चुके हैं और इंसानी इमदाद के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन एक हफ्ते के बाद दोबारा से मुज़ाकरात भी होंगे। अब आपको लगता है कि मामलात अब जरा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या कशीदगी आपको लगता है कि
आएगी या एक हफ्ते के बाद क्या होगा? देखिए, मैं पर्सनली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं डिसअपॉइंटेड इस तरीके से हूँ, आज आसियान की स्टेटमेंट आई है, वो भी रशिया के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। यूरोप ऑलमोस्ट अबैंडन कर चुका है यूक्रेन को, अमेरिका अबैंडन कर चुका है। मेरे ख्याल में द वर्ल्ड इज नॉट यूनाइटेड। अब उसके इम्पैक्ट्स हैं, चाहे वो आफ्टर कोविड उसके इफेक्ट हैं, वीकर इकोनॉमीज इफेक्ट हैं, अब इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लिए जाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अबैंडन यूक्रेन, और लेकिन इट्स रॉन्ग प्रेसिडेंट टू बी सेट फॉर रशिया। अगर यही बात हुई, अल्टीमेटली ताइवान बी द नेक्स्ट, और देन द स्काई इज द लिमिट। लेकिन मेरे ख्याल में ये चाहिए था कि स्ट्रिक्टर पॉलिसीज अडॉप्ट करते। देखें, आज भी अगर मेरे ख्याल में ये टेम्परेरी सीज फायर है जी, पुतिन विल गो बैक। देखिए, 40 मील लंबा कॉन्वे उनका खड़ा है, अल्टीमेटली दे हैव समथिंग इन देयर माइंड जी, तो वो सीज फायर करके तो वापस नहीं आएंगे। एक हफ्ते के बाद आपको लग रहा है कि दोबारा पता चलेगा? मेरे ख्याल में Putin is very serious. Okay. He is predicting American leadership. He has predicted it, और he is determined, और अपना टारगेट अचीव करेंगे। यूक्रेन अल्टीमेटली he has an eye on it, और उसके बाद मेरे ख्याल में he will sit there and watch कि what is next. अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो बाइडेन ने हुकूमत में आने के बाद तकरीबन तमाम ममालिक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव सरबराहान हैं उनके साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की या राब्ता किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, उसमें तहफ़्ज़ात हैं। मैं पर्सनली आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर देयर। मेरे ख्याल में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने एक बिल पेश किया था कांग्रेस के अंदर, और उसमें वो एक माइंड सेट है, वो समझते हैं कि हमारी अफगानिस्तान के फ्लेवर में पाकिस्तान हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन। तो ये इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, ज़रूरत थी। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप लोएस्ट पॉसिबल लेवल पर हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि बैलेंस करें, और जो लॉ मेकर्स हैं उनको सेटिस्फाई करें, बताएं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का रोल क्या था, फ्यूचर में क्या रोल होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में क्लॉक इज टिकिंग एंड दे शुड स्टेप अप। अच्छा सर, चूंकि आपकी पाकिस्तान की भी जो सियासत पर खासी गहरी नजर आप रखते हैं, और जो पाकिस्तानी मंजरनामे आपको पता है कि वो भी उसमें काफी हलचल है, गहमा गहमी, और हो सकता है कि तब्दील भी हो जाए, तो ये भी तो एक वजह हो सकती है कि जो आलमी मंजरनामा है या जो इस वक्त जो पूरी सिचुएशन है, खान साहब का पूरा फोकस या उनके जो वुज़रा, उनकी पूरी टीम है, या जो उनके वज़ीर ख़ारिजा, उनका पूरा फोकस इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई तब्दीली हो जाए। तो ये एक एक्सक्यूज या एक वजह हम समझ सकते हैं, या देयर इज नो एक्सक्यूज, बट इट्स अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? नहीं, मेरे ख्याल में ममालिक के जो रिलेशनशिप होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं, स्टेट के साथ उनके कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते। देखें, लोगों के रिलेशनशिप, कंट्रीज के रिलेशनशिप खान साहब के साथ नहीं है, नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, उनके रिलेशनशिप दे आर विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें अगर चेंज इंटरनल आती भी है तो फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती, उसमें आपका एक स्टैंड होता है, आपका पास्ट होता है, आपके फ्यूचर अलाइनमेंट होती है। तो मेरे ख्याल में उसमें यह था कि जो रशिया का दौरा खान साहब ने किया, जब लोगों के कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो ज्यादातर लोग अपने फॉरेन दौरे नहीं करते, क्योंकि उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि इफ यू आर वीकर एट होम अल्टीमेटली अदर पार्टी वोंट ऑफर यू दैट मेनी थिंग्स। ताहिर साहब, लास्ट आपसे सवाल करना चाहूंगी, पाकिस्तान का स्टांस अब क्या होना चाहिए या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त कई मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का इकोनॉमिक पॉलिसीज और करप्शन। सबसे पहले देखें, खान साहब को मैंडेट दिया गया था, तो उनके 2 मैंडेट थे, रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी। तो वो अगर ये मैं समझता हूँ आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है अकाउंटेबिलिटी है, और वो पहले लोगों ने मैंडेट दिया था, अब भी अगर इलेक्शन होंगे तो मैंडेट वही होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज टू स्टेप अप एंड डू इट, और खासकर इस आपकी इंटरनेशनल रिप्यूट में भी बेहतरी आएगी अगर इफ यू हैव things aligned within the country. Thank you so much तारिक साहब, आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान के लिए, एंड बेस्ट विशेस। इसके साथ चलेंगे जनाब हम ब्रेक की जाने, ब्रेक में बढ़ेंगे और प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे। एक छोटे से वक्फे के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा आपको कहते हैं फिर से खुशामदीद, और एक बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ इस सेगमेंट में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और खासकर कराची के हवाले से। नाजरीन, के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है, और इस प्रोग्राम को रोशनी बाजी का नाम दिया गया है। रोशनी बाजी प्रोग्राम को के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो कराची में बिजली के महफूज इस्तेमाल के सिलसिले में एक बहुत ही अहम मंसूबा करार दिया जा रहा है, और हमारे साथ इसी हवाले से बात
बात करने के लिए मौजूद हैं दुर्दाना शोएब, जिनको रोशनी बाजी कहते हैं, जो बिजली के महफूज तरीका इस्तेमाल से लोगों को आगाही भी फराहम करती हैं। वेलकम टू द शो दुर्दाना, बताइएगा हमें इस प्रोग्राम के बारे में, रोशनी बाजी प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम दुर्दाना शोएब है, मैं के इलेक्ट्रिक की रोशनी बाजी हूँ। और रोशनी से मेन मकसद हमारा था डोर टू डोर जाना। लेडीज़ उनको पता होती हैं सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में, घरों में सेफ्टी किस तरह से करनी चाहिए, बट वो कोताहत करती हैं। हम उनको जाके बताते थे कि आपको किस तरह से सेफ्टी रखनी है अपने घर में बिजली की चीज़ों से। बारिश के दिनों में स्पेशली जो होता है, घर में रबड़ी चप्पलें पहन के इलेक्ट्रिकल की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हाथ लगाएं। लेडीज़ ये करती हैं कि गीले हाथों से स्विचेस वगैरह को हाथ लगा देती हैं, तो उनको इन चीज़ों में आगाही देना कि ऐसा करने से कितना ख़तरा हो सकता है उनकी जानी चीज़ों को, जान को भी, और उनकी जो घरेलू चीज़ें हैं उनको भी कितना नुकसान हो सकता है। अच्छा दुर्दाना, रोशनी बाजी इटसेल्फ अ ब्यूटीफुल टाइटल, बड़ा प्यारा टाइटल है, बड़ा प्यारा नाम है। तो जो ये कॉन्सेप्ट आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं, जब आप घर घर जाती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से आप पूरी अवेयरनेस देती हैं घरेलू खवातीन को? मैम वहाँ जाके बताना कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद कि के इलेक्ट्रिक ने ही आपकी सेफ्टी के लिए हमें आपके पास भेजा है डोर टू डोर, क्योंकि और जी जी दुर्दाना बताएं, हम आपको सुन रहे हैं। सेफ्टी अवेयरनेस का ही है। अच्छा बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल नर्वस ना हो, आप बिल्कुल कैमरे को बना देखिए, आप मेरे से बात करें और मुझे बताएं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं है ना। तो जैसे आप घरेलू खवातीन को जाके बताती हैं, आप मुझे भी एक हाउसवाइफ और घरेलू खातून समझे, और जैसे आप उनको डोर टू डोर जाके प्रोग्राम के बारे में बताती हैं, आपने मुझे भी उसी तरह बताना है, ठीक है? ओके मैं जैसे कि घरों में जाना उनको बताना है ये, क्योंकि लेडीज़ का ये काफ़ी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि लेडीज़ ने अपनी जो है ना गीले कपड़ों से वॉशिंग मशीन में अगर अर्थ आ रहा है उसको हाथ लगा लिया। काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए हैं, हादसात होते हैं। लेडीज़ करती हैं कोतार, चार्जर वगैरह लगा के छोड़ती हैं जी, उससे बिजली भी खर्च होती है। इस चीज़ को उनको बताना कि आप अपनी बिजली किस तरह से बचा सकते हैं और अपनी जान का और बच्चों की जान का किस तरह से ख्याल रखते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में बच्चों को बाहर भेज देती हैं लेडीज़। ये होता है कि बारिश में बच्चे बाहर चले जाते हैं, उनको इस बारे में बताना कि बच्चों को ज़्यादातर बारिश में ना ही बाहर भेजें, घरों में रबड़ी चप्पलों का जो है ना एहतियात करें, किचन में एहतियात करें। इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि चाकू रखा होता है, बच्चे जाके टच कर लेते हैं, उनको काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं। ब्लीच वगैरह जो घरों में फिनाइल वगैरह रखे होते हैं, इनको सेफ जगहों पे रखें ताकि बच्चे उन तक ना पहुँच सके। इलेक्ट्रिकल काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं घरों में, क्योंकि बिजली की अगर आपकी थोड़ा सा वायरिंग जो है ना लूज हो गई है तो आप उस चीज़ को एहतियात नहीं करें। लेडीज़ ये करती हैं कि बस कर लेती हैं कि नहीं भाई थोड़ा सा ये ठीक, इसको टैप लगा लूंगी वो ठीक हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं, उनका एहतियाती तदाबीर हम घरों में बताते थे। अच्छा तो दुर्दाना, जब आप जाती हैं डोर टू डोर और सबको अवेयरनेस देती हैं, तो घर वालों का जो रद्द अमल है वो किस तरह से होता है? पहले वो आराम से क्या दरवाज़ा खोल लेते हैं, बात सुन लेते हैं, या क्या रिएक्शन होता है उनका? दिन में ये होता है कि सुबह के वक्त सिर्फ लेडीज होती हैं घरों में, ठीक है, तो स्पेशली लेडीज को इसलिए हायर किया गया ताकि वहाँ जाएं और लेडीज से ही बराह रास्त बात हो सके। वो कंफर्ट जोन जो जेंट्स की तरफ से होता है वो लेडीज को लेडीज से ही होता है। दरवाजा नॉक करने के बाद बाज़ औक़ात तो यही हुआ है कि दरवाजा ओपन हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पांस ही मिला है हमें। अच्छा, जब हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस रोशनी बाजी की तरह किया है तो बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स किया था हमें। अच्छा, कोई ट्रेनिंग भी होती है? क्योंकि फील्ड वर्क है तो उसमें जब हमें फील्ड में भेजा गया उससे पहले हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स देकर ही भेजा गया है, वेल ट्रेन करके ही भेजा गया है हमें, जिससे हमें सेफ्टी जो है ना। जी आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम का आगाज़ है। घर घर जाकर ख़वातीन को तो आगाही दी ही जा रही है, लेकिन घर में जो बच्चे होते हैं ना वो बड़े शरारती होते हैं, यूजुअली वो किसी के काबू नहीं आते। जब उन्होंने शरारत करनी होती है ना तो वो ऐसी ऐसी जगह पर पहुंचकर नुकसान कर देते हैं। आपको लगता है कि इस प्रोग्राम में स्कूल्स को भी जो है वो इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि बच्चों को भी हम आगाही दे सकें, बच्चों को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सके?
मैं खुद फील्ड में जब थी तो मैंने बच्चों के साथ खुद इस बारे में बात की थी। बच्चे पतंग लेकर बाहर घूम रहे थे तो मैंने बच्चों से ही खुद इस बारे में कि बच्चे पतंग उड़ाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि वायरिंग वगैरह जो है ना अगर है तो उसमें कितनी एहतियात करनी चाहिए, उससे क्या क्या वाकयात हो जाते हैं। तो बच्चों ने खुद भी इस चीज़ में साथ दिया था। इनफैक्ट बारिश के दिनों में ये होता है कि अगर अर्थ होता है ना पानी के अंदर तो बच्चे निकल जाते हैं, उससे करंट लग जाता है बच्चों को। तो बच्चों को हम लोगों ने वो स्टेप्स जो हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाए गए, बच्चों को हमने वो सिखाए कि किस तरह से आपको उस पानी से निकलना है, आपको जंप करके उनको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताई थी। और फिर हम स्कूल्स में भी गए थे, मैं खुद 2 स्कूल्स में गई हूँ। अच्छा। वहां पर सेफ्टी के बारे में हमने बताया भी था, अप्रिशिएट भी किया गया। हमें पंपलेट्स दिए जाते थे, उनके जरिए हम बच्चों को और जो लेडीज हैं घरों में उनको बताते थे। अच्छा दुर्दाना, मुझे ये भी बताइएगा आपके इस प्रोग्राम के तहत बिजली और पानी दोनों को जैसे कि पता है कि हमें दोनों की किल्लत का सामना है, दोनों की बहरान का सामना है हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को, तो इसकी बचत के हवाले से भी आप खवातीन को आगाही फराहम करती हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पानी और बिजली महफूज कर सकते हैं? बिल्कुल, पानी का तो यह है कि जितना कम इस्तेमाल एहतियात से इस्तेमाल किया जाए वो बताया है हमने लेडीज़ को। बिजली का ये होता है कि स्विचेस ऑन करके छोड़ दिया जाता है कि नहीं बिजली खर्च नहीं हो रही है, होती है बिजली खर्च हो रही है, ये चीज़ें एहतियातन बताई हैं। एक रिसेंटली एक बात ये थी कि चार्जर लगा के छोड़ देते हैं। आजकल चार्जर का बहुत ज़्यादा है कि लगा के स्विच ऑन है और छोड़ दिया। काफ़ी ऐसे वाक़यात होते हैं कि बच्चे जो है ना क्रॉल करने वाले बच्चे, एहतियात स्पेशली लेडीज़ इस चीज़ में एहतियात करें कि घरों में जो बच्चे छोटे हैं और अगर चार्जर लगे हैं तो प्लीज निकाल दें, क्योंकि बच्चे क्रॉल करते हुए वो चार्जर मुंह में कर देते हैं और सेंसिटिव स्किन होती है तो इससे काफी जो है ना हादसा हो सकता है। अच्छा, कोई मुश्किल दरपेश आई हो आपको फील्ड में जाते हुए? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक की तरफ से अच्छी ट्रेनिंग्स दी गई थी, जैसे कि हमें फर्स्ट बेंच हमारा था तो फर्स्ट बेंच में हम लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिशियन कोर्स करवाया गया था। हम लेडीज़ को फर्स्ट टाइम हम सेटिस्फाइड इलेक्ट्रिशियंस हैं और हमें ट्रेन कर दिया गया था। हम बाइक राइडर भी हैं, बाइक राइडिंग भी करवाई गई थी इलेक्ट्रिक की तरफ से हमें। बहुत शुक्रिया दुर्दाना, आपने हमें ज्वाइन किया नियो पाकिस्तान में एज ए रोशनी बाजी, और आप जो अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रही हैं बिजली, पानी और हादसात से बचने के लिए, दैट्स अमेजिंग। ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को बढ़ाएंगे आगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि शहरे लाहौर का जो इस वक्त सुकून है या जो अमन है वो कुछ ठीक नहीं है। जुराइम पेशा अफराद मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुके हैं। वारदातों में चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं उसमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। आम शहरी परेशान दिखाई दे रहा है। सड़कों पर अपने ही शहर में, अपने ही घर के बाहर वो महफूज नहीं है। ऐसे में लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस क्या इकदाम कर रही है एक आम शख्स को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए, इस पर बात करेंगे। और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो नंबर्स हैं वो हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाहिद रिजवी हमारे साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग शाहिद, क्या सूरत हाल है लाहौर शहर के अमन की इस वक्त? नबीहा, अगर लाहौर समेत पंजाब के क्राइम की बात की जाए तो रवां साल जो है पहले 2 माह के दौरान गुज़िश्ता 2 सालों की अगर बात की जाए तो 40% जो है क्राइम इसमें इजाफा हुआ है, यानी मुकदमात के अंदाज में भी इजाफा हुआ है। अगर हम डकैती के मुकदमात की बात करें तो लाहौर में समेत जो है पंजाब में 8 जो है 26 तकरीबन जो है इसमें ना 26,725 जो है मुकदमात ये दर्ज किए गए, जिसमें डकैती, राजनी, स्ट्रीट क्राइम, हाउस रॉबरीज इसमें ये शामिल हैं। अगर मोटरसाइकिल चोरी की बात की जाए तो वो इसके अलावा हैं। अगर कत्ल की बात की जाए तो पंजाब में 8,305 के करीब जो है वो कत्ल हुए हैं पूरे, यानी 36 अजला में। अगर लाहौर की बात की जाए तो 61 अफराद जो हैं जिनमें ख़वातीन बच्चे भी हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इनको जो है कत्ल किया गया। यानी एवरेज कत्ल आप 2 रोज़ के लगा लेंगे, 2 अफराद इनको लाहौर में कत्ल किया जाता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। अगर डकैती की बात की जाए तो जैसे डाकू शहरियों को बेरहम डाकू जो है लूट मार करते हैं, उसके दौरान 2 अफराद जो है उनको मज़ाहमत पर कत्ल भी किया गया और 19 अफराद जो हैं उनको इस तरह ज़ख्मी किया गया कि उनसे लूट मार की गई। अगर किसी ने कुछ पर्स नहीं दिया या मोबाइल नहीं दिया या पैसे नहीं दिए तो डाकू ने उसको फायर मारने से भी ग्रेज नहीं किया। ये मतलब पुलिस कहाँ पर है इस वक्त? लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस क्या कर रही है?
देखिए, पुलिस की बात की जाए तो पुलिस कहती है कि हमने ये फोर्स बनाई, नई डॉल्फिन बनाई, पीरू स्क्वाड बनाया, थाने का गश्त, लेकिन वो एक कह लें कि मखसूस जगहों पर है। सेफ सिटी के कैमरे जो हैं, जो इसमें बड़ी अहमियत का किरदार अदा करते रहे, उनके कैमरे ही तकरीबन 3000 से ज़ायद जो है वो ख़राब हैं। वो डाकुओं को नहीं देख पाते कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ डाकू वारदात करके फ़रार हो जाते हैं। कैमरे बंद होने की वजह से भी जो है पुलिस को जो है बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि हम कैमरे ठीक करवा रहे हैं, लेकिन कैमरे गुज़िश्ता कोई 6-7 माह से ठीक नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये डाकू मज़ीद जो है वारदातें करते हैं। पुलिस का यही कहना है कि हम इसके लिए क्राइम कंट्रोल के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, रोज़ क्राइम मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन वो सारी नाकाम जा रही हैं। डाकू जो हैं आए रोज़ दिन दहाड़े शहरियों को उनकी घरों की दहलीज पर लूट मार करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी CCTV फुटेजेस भी आती हैं जिसमें डाकू की शिनाख्त हो रही होती है कि ये डाकू ये है, इसका हुलिया ऐसा है। लेकिन कुछ जराइम पेशा अफराद हैं, क्या पुलिस उनको पकड़ने में कामयाब भी हुई है कि नहीं? कोई किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या नहीं? मोस्टली जो पुलिस जो है ऐसे जराइम पेशा अफराद को पकड़ती है कि जो रिपीटेड वारदातें करते हैं। कुछ डाकू ऐसे हैं वो बार बार एक ही इलाके में या दूसरे इलाके में वारदातें करते हैं। पुलिस की जानिब से दावा किया जाता है, आज भी उनके अदाद शुमार जारी किए गए कि 2000 के करीब उन्होंने जो है इसी तरह के क्रिमिनल्स पकड़े हैं, जिनमें डाकू भी हैं, चोर भी हैं और मुख्तलिफ वारदातें करने वाले भी हैं। ये इन्होंने आज जारी किया, पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड अपना सरकारी तौर पर जारी किया कि उनका जो गुड वर्क जो है कहलाता है वो ये है। उसमें 2000 के करीब उनका दावा है कि उन्होंने मुलजिम ऐसे पकड़े हैं जो डाकू डकैती जो है वारदातें करते हैं, स्ट्रीट क्राइम, और मुख्तलिफ गैंग्स भी उन्होंने पकड़े हैं जिसमें ये लोगों को घरों में जाकर लूटते हैं या शराए आम पर लूटते हैं। तो पुलिस भी अपनी जगह पे काम कर रही है। DG ऑपरेशन जो है डॉक्टर आबिद खान, इनका बड़ा एक विजन है कि डाकू जो हैं इनको पकड़ा जाए। SHO के साथ मीटिंग भी करते हैं, लेकिन जो नीचे अमला है, जो जिनका काम है कि वो गश्त करें, पुलिस नज़र आए सड़कों पर, वो ऐसा अमल में नहीं नज़र आता कि जो है जिससे क्राइम को रोकने में मदद मिले। जो डाकू हैं वो वारदातें करते हैं। किसी जगह ऐसा भी होता है, FIR में पढ़ा जाता है कि पुलिस उनसे चंद गज के फासले पर खड़ी थी, डाकू वारदात करके फरार हो गई। कुछ वारदातें ऐसी होती हैं थानों के करीब हो जाती हैं और कैमरे में भी नज़र आ रहा होता है कि पुलिस वाला भी खड़ा है, लेकिन पुलिस शाहिद रिजवी साहब, पुलिस के सिर्फ खड़े होने से तो काम नहीं चलेगा ना। जैसा कि आपने बोला कि अमला काम अगर नहीं कर रहा तो सीनियर अफसरान की जिम्मेदारी बनती है ना कि उनके ऊपर कोई चेक इन रखे, उनको देखे कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, और अगर काम फिर भी नहीं कर रहा तो फिर तो बरतरफी बनती है ना। ऐसी ये सजाएं भी इनको मिलती हैं जो लोग काम नहीं करते, काम चोर है। लेकिन हमारे इसमें एक और भी आंसर है कि सिफारिश जो है बड़ी काम आती है। ये सिपाही से लेके जो है ऊपर अफसरान तक हर बंदा सिफारिशें हो रही है, और अगर इस तरह का काम हो रहा है दैट मींस कि फिर तो बुजदार हुकूमत नाकाम हो गई ना। अगर सिफारिशों पर जो नाअहल अफसरान है अगर वो फिर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई अफसर, सीनियर अफसर किसी जूनियर को सजा देता है उसकी काम की वजह से, नाअहली की वजह से, तो वो इतनी बड़ी सिफारिश लेके आ जाता है कि अफसर मजबूर हो जाता है कि उसको सजा ना दे। कई ऐसे एहलकार हैं जो मतलब काम भी नहीं करते, महकमे के ऊपर बोझ बने बैठे, तनख्वाहें ले रहे हैं, गश्त नहीं करते। इवन जो रात की गश्त होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि रात के वक्त वारदातों का बड़ा खदशा होता है कि जो डाकू रात को जो है जो भी शहरी को निकला है किसी ज़रूरत के तहत ही निकलेगा या किसी को कोई एमरजेंसी है या परेशानी है, वो रात को जाते तो डाकू, चूँकि पुलिस का इतना गश्त नहीं होता, जिनकी सर्कल गश्त होती है या नाइट गश्त होती है वही पेट्रोलिंग करते हैं। अच्छा शाहिद रिजवी, ये भी बताइएगा हमारे देखने वालों को, लाहौर के कौन से इलाके इस वक्त वो हैं जहां पर वारदातें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई हैं, जो गैर महफूज करार दिए गए हैं? देखिए, पिछले जो है चंद साल की बात की जाए तो जो भी DIG ऑपरेशन लाहौर आता था वो 35 के करीब ऐसे थाने थे या एरियाज थे जिनको वो हॉट करार देते थे कि यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपीटेडली होती हैं, डाकू इन इलाकों में रिपीट करते हैं। अगर शाहदरा की बात की जाए, आपने देखा है बड़ा जो है लाहौर का बाउंड्री एरिया है और वहाँ पर क्राइम जो है बड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उस थानों, 2 थाने हैं, एक शाहदरा टाउन है, एक शाहदरा लगता है कि उसको कवर किया जाए। ओपन एरिया सारा, वही रोड GT रोड जाती है आगे इस्लामाबाद पेशावर तक, वहाँ दोनों तरफ शाहदरा की आबादी है। जो वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम जो क्रिमिनल है एक तरफ से वारदात करता है, दूसरी तरफ भाग जाता है, पुलिस को पकड़ने में मुश्किल होती है। बाद दफ़ा पुलिस किसी शाहदरा थाने में वारदात होती है तो वो शाहदरा टाउन में घुस जाता है, वो अपनी हदूद के तक चक्कर में जो है ना एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जी हमारा एरिया नहीं, हमारा एरिया नहीं। फिर अफसरान की जानिब से कहा जाता है कि तुम्हारा एरिया, तो फिर जाके बात ख़त्म होती है। इसी तरह आप आ जाएँ इस तरफ, इस्लामपुरा का इलाका है, ये बांद रोड लगता है यहाँ पे, इसको पिछली साइड पे, तो ये बड़ा खुला इलाका है, यहाँ बड़ी वारदात होती है। इसी तरह नौलखा का इलाका है, और इधर आ जाए इकबाल टाउन का एरिया है, गुलशन इकबाल है, वादत कॉलोनी है, मिलत पार्क है।
इसी तरह ये चल गए कैंट वाली साइड पे अगर तो बरकी का एरिया, हडियारा है, बॉर्डर एरिया, ये सारा बड़े खुले एरिया हैं। यहाँ पे वारदात जो है बड़ी आसानी से डाकू करते हैं और गाँव के देहाती इलाके हैं वहाँ पे छुप जाते हैं, पुलिस वहाँ पहुँच नहीं पाती। पुलिस ठीक, शायद रिजवी बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से पुलिस का जो है वो एक वर्डिक्ट सामने आना चाहिए, उनका मौकफ जरूर सामने आना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम क्यों दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया शायद रिजवी आपका। अब बढ़ेंगे जनाब हम, हमारा जो अगला सेगमेंट है रूह अफ़ज़ा का किचन, वहाँ पर अनम शेख कुछ बना रही है, मेरे ख्याल से बना चुकी है। सलाम नबीहा, आज हमने रूह अफ़ज़ा के किचन में स्ट्रॉबेरी के साथ बेसिकली स्ट्रॉबेरी कूलर बनाया है, जो कि मैंने बना के तकरीबन रेडी रखा हुआ है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स है इसके। 1 कप जो है हम इसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे, इसमें ब्लैक सॉल्ट जाएगा, इसमें रूह अफ़ज़ा जाएगा, हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो 2 से 3 टेबलस्पून जाएगा। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमदर्द की हनी ऐड करेंगे। अच्छा, जब आप जूस में हमदर्द की हनी ऐड करेंगे तो उससे उसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अभी वेदर ऐसा है नहीं कि आप उसमें आइस डाल सकें, क्योंकि अभी फ्रिज में जो है सब कुछ पड़ा होता है, वही आप यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ में इसमें वाटर ऐड करेंगे, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसमें वाइट सोडा ऐड करेंगे, या कोई भी क्लब सोडा जो होता है वो आप इसमें ऐड कर लें, और इस तरह से इसको आप गार्निश करके जो है कोकोनट के साथ मैंने इसकी गार्निश की है, और उसके बाद इसको ग्लास में सर्व करती है, जो कि और पूरा हेल्दी है बहुत ज्यादा। हाँ। और अनम इसमें हम कोई और फ्रूट भी अगर चाहे, जैसे कि सीजनल फ्रूट्स अब काफी आना शुरू हो जाएंगे, तो हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इसके तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेहतर रहेगा टेस्ट वाइज? पीच के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर अभी जैसे कि अभी थोड़े अरसे में पीच आ जाएगा, अगर तब तक शायद स्ट्रॉबेरी हुई, तो पीच और स्ट्रॉबेरी का जूस का कॉम्बिनेशन आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि तकरीबन दोनों का जो टेस्ट प्रोफाइल है वो थोड़ा खट्टा मीठा होता है, तो वो उसके साथ जो जूस बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि कॉकटेल्स हैं और मॉकटेल्स हैं, तो इनमें आप वेरिएशंस कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी सिट्रस है जा रहा है, ऑरेंजेस का बिल्कुल जाने वाला मौसम है, तो वो भी कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा रहेगा। वो भी अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वो जब वही वाली बात होगी कि जब आपने कोई भी कॉकटेल या मॉकटेल बनाना है, आप उसमें अपनी पसंद का जो फ्रूट है वो ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आप सिट्रिक कोई ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको कोई सिट्रिक वाला ही फ्रूट लेना पड़ेगा, ताकि अच्छा सा फ्लेवर निकल आए उसका। जबरदस्त अनम, थैंक यू सो मच, आपने इतना जबरदस्त हमें रेसिपी हमारे साथ शेयर की। और आगे जनाब अब फ्राइडे है, अब वीकेंड के बाद जनाब मुलाकात होगी आपसे, तो आप लोग भी बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, इंजॉय कीजिएगा, वीकेंड रेस्ट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे को आपसे एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे, हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।